गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिक्स लेक्चर ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। पिछली बार हमने सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। उसका एक और इफेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेग्रीगेशन में क्या होता था बेटा कि जो भी एलिमेंट्स होते थे, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स होते थे, वो कंक्रीट से अलग होके नीचे बैठ जाते थे। ठीक है। ब्लीडिंग के अंदर क्या होगा, जिसे सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग ही एक सेग्रीगेशन का पार्ट ही कहलाता है। ब्लीडिंग के अंदर क्या होगा, जो वाटर कंटेंट है वो जो सीमेंट का है, मतलब जो कंक्रीट है, वो वाटर कंटेंट छोड़ देगा ऊपर। ठीक है। तो वो जो वाटर कंटेंट होगा, वो जो बाहर निकलेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग इफेक्ट बोलते हैं। ब्लीडिंग इज समटाइम रेफर एज वाटर गेन, जब मतलब ज़्यादा वाटर गेन हो जाता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं। It is a particular form of segregation in which some of water from the concrete comes out to the surface of the concrete, being of the lowest specific gravity among all the ingredients of concrete. ठीक है। तो क्या होगा कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर सबकी इंग्रेडिएंट की लो होगी और उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी वो उनसे भारी हो जाती है और जो हमारा पानी है वो ऊपर ऊपर रह जाता है और क्या बोलते हैं, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो नीचे बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से ब्लीडिंग इफेक्ट होता है। ब्लीडिंग इज प्रीडोमिनेंटली ऑब्जर्व्ड in a highly wet mix, badly proportioned and insufficient mixed concrete। कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलता है हमको ब्लीडिंग? एक तो अगर जो हमारा कंक्रीट का सैंपल है वो बहुत ही ज़्यादा गीला है, वेट है, तब। फिर अगर अच्छी तरीके से सफिशेंटली अपन ने सीमेंट नहीं मिलाए हो या पानी ज़्यादा मिलाए हो, यानी प्रोपोर्शंस में अपन ने अच्छी प्रोपोर्शंस में हमने जो सैंपल है हमारा मिक्स नहीं किया हो, तब भी हमको ब्लीडिंग देखने के लिए मिल सकता है। और इनसफिशिएंटली हमने जो हमारा कंक्रीट है उसको मिक्स किया हो, तब भी हमको ब्लीडिंग देखने के लिए मिल सकता है। इन थिन मेंबर लाइक रूफ स्लैब और रोड स्लैब एंड वेन कंक्रीट प्लेस इन सनी वेदर शो एक्सेसिव ब्लीडिंग। जहाँ पे भी डायरेक्ट सनलाइट लग रही है, ठीक है, जब हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो हमें ऐसी जगह पे ब्लीडिंग इफेक्ट देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो पानी है कंक्रीट के ऊपर आ चुका है और ये जो पानी है ब्लीडिंग इफेक्ट फैला रहा है। ठीक है। ब्लीडिंग कैन बी रिड्यूस बाय प्रॉपर प्रोपोर्शन एंड यूनिफॉर्म एंड कंप्लीट मिक्सिंग। ब्लीडिंग को रोका जा सकता है अगर अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया, जो अपना काम है अच्छी तरीके से किया गया, प्रॉपर मिक्सिंग हमने कंक्रीट की करी गई, तो हम ब्लीडिंग रोक सकते हैं। यूजुअली फाइन डिवाइड पोजोलोनिक मटेरियल रिड्यूस ब्लीडिंग बाय क्रिएटिंग अ लॉन्ग पाथ ऑफ फॉर द वाटर ट्रावर्स। पोजोलोनिक मटेरियल अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो वो हमको क्या होगा, सॉरी, यूज़ ऑफ फाइन डिवाइडिंग पोजोलोनिक मटेरियल रिड्यूस द ब्लीडिंग। पोजोलोनिक मटेरियल का हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो क्या हो जाएगा, जो ब्लीडिंग है उससे हम रोक सकते हैं उसको। ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एयर एंटरिंग एजेंट इज़ वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग ब्लीडिंग। ये जो एडमिक्सचर्स होते हैं, एयर एंटरिंग एडमिक्सचर जो एयर को एंट्रेंट कर पाते हैं। ज़्यादातर ब्लीडिंग किसकी वजह से हो जाता है कि भाई ये सीमेंट की और एग्रीगेट इन सब के बीच में एयर फंस गई और पानी को जाने की जगह मिली नहीं। ठीक है। जो एयर को अच्छी तरीके से पास कर दे और पानी को आने का मौका दे अंदर, तो उस एजेंट से अपन ब्लीडिंग की जो इफ़ेक्ट है वो हम रोक सकते हैं। ठीक है। Bleeding can be reduced by using of fine cement with low alkaline content, जिसका alkaline content कम है, rice mix and less susceptible to bleeding than lean mix। ठीक है। हम किस किस से ब्लीडिंग रिड्यूस कर सकते हैं, तो फाइन सीमेंट यूज़ करने से हम ब्लीडिंग रोक सकते हैं। फिर एल्कालाइन सीमेंट यूज़ करने से भी हम ब्लीडिंग रोक सकते हैं। राइस मिक्सर्स, ये राइस का मिक्स, राइस की जो ऊपर का कवर होता है उसको राइस मिक्स कर भी हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं।
और हम लोग क्या करें, मिक्स को थोड़ा अच्छी तरह से लीन करके उसका प्रॉपर प्रोपोर्शन लेके हम मिक्स करेंगे, तो भी हम ब्लीडिंग रोक सकते हैं। रेमेडीज क्या है बताया था, यूज़ ऑफ राइस मिक्स। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये राइस हक्स है जो एश के की जगह हम कंक्रीट में यूज़ करते हैं, तो इसका ही हम यूज़ करेंगे। जो हमारा क्या बोलते हैं, वाटर कंटेन ऊपर ना आए इसकी वजह से, तो ये भी एक रेमेडी है। ठीक है, फिर अल्कलाइन कंटेन हम यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आगे आपको बताया, फाइन सीमेंट यूज़ करेंगे, लो अल्कलाइन कंटेंट। फिर प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे, तो मैं आपको को पहले भी बता चुका हूँ। यूनिफॉर्म एंड सफिशिएंट मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, वही बात हो गई। एयर एंटरिंग एजेंट्स हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट कैसे होता है, तो ब्लीडिंग का जो टेस्ट होता है, इन द टेस्ट द रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर दैट ब्लीड फ्रॉम द सैंपल ऑफ फ्रेशलेस मिक्स कंक्रीट इज डिटरमाइंड। जहाँ से पानी ब्लीड हो रहा है वो सैंपल हम लोग लेते हैं। For the test cylinder container of approximately 0.01 मीटर क्यूब कैपेसिटी, 0.01 मीटर क्यूब की कैपेसिटी का हम कंटेनर लेंगे, टेस्ट सिलेंडर लेंगे, जिसका इंटरनल डायामीटर 250 mm होगा और उसकी हाइट होगी 280 mm। ठीक है, जो इंटरनल डायामीटर रहेगा उसका कितना रहेगा, उसका इंटरनल डायामीटर रहेगा 250 का, और उसकी जो हाइट रहने वाली है वो कितनी किसकी, ये जो डायामीटर है हमारा वो कितना रहेगा 250 रहेगा, और जो हाइट रहने वाली है वो हमारी 280 रहेगी। ठीक है, फिर a fresh mixed concrete sample is filled in the container in 5 equal layer, 5 इक्वल लेयर के अंदर हमको जो फ्रेश कंक्रीट है उसका क्या बोलते हैं, उसको भर देना है 5 लेयर के अंदर। each of about 50 mm thickness of the total depth of 250 mm, 250 mm की डेप्थ तक उसको हमको 50 mm के थिकनेस में उसको हमको भरना है। ठीक है, each layer is tamped by giving 25 stroke using tamping rod of 16 mm diameter। कितने 25 स्ट्रोक्स मारने हैं उसके अंदर। ठीक है, 25 स्ट्रोक्स मारने किसके कितने डायमीटर के रॉड से, 16 mm के रॉड से, एंड 600 mm लॉन्ग विथ बुलेट एंड। ठीक है, जो 600 जिसकी हाइट जो है, इस साइड जो हाइट रहेगी वो 60 और जिसका डायामीटर है वो 16 mm रहेगा, वो वाले रॉड से हमको 25 स्ट्रोक्स मारने हैं सिलेंडर के अंदर। द टॉप सरफेस ऑफ कंक्रीट इज मेड स्मूथ बाय ट्रैवलिंग, जो ऊपर की जो भी सरफेस रहेगी उसको स्मूथ कर देंगे अपन लोग। द कंक्रीट इज वेटेड विद द कंटेनर एंड द वेट ऑफ द कंक्रीट इज डिटरमाइंड। फिर वो जो कंटेनर के साथ हमने सैंपल भरा है उसका वेट लेंगे। फिर नोइंग द वाटर कंटेन इन 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, फिर हम ये जान लेंगे कि 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के अंदर कितना वाटर कंटेन आता है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कंक्रीट इनसाइड द कंटेनर इज कैलकुलेटेड। फिर जितना हमको इनसाइड द कैलकुलेट सिलेंडर के अंदर वाटर कंटेंट मिला है वो अपन कैलकुलेट कर देंगे। द कंटेनर इज केप्ट ऑन अ लेवल सरफेस फ्री फ्रॉम द वाइब्रेशन एट द टेम्परेचर ऑफ 27 to 2 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, वो जो कंटेनर में हमने सैंपल भरा है ना उसको हम कहाँ पे रख देंगे, एक ऐसा स्टेबल जगह पे रख देंगे जहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है और जिसका जहाँ पे टेम्परेचर अपन को 27+2 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। इट इज़ कवर्ड विथ लीड। ठीक है, लीड से कवर रहेगा वो। वाटर एक्यूमुलेट एट द टॉप सरफेस ऑफ द कॉन्क्रीट इज ड्रोन बाय द मीन ऑफ पेपेट एट द 10 minute internal for the first 40 minutes and at 30 minutes interval subsequently till the bleeding stop। ठीक है, अब क्या करेंगे, वाटर एक्यूमुलेट जो हुआ है ऊपर उसको पीपेट के द्वारा अपन खींच लेंगे। ठीक है, 10-10 मिनट के इंटरनल जो इंटरनल उसमें पीपेट पीपेट डाल के 40 मिनट के बाद वो हम वाटर खींच लेंगे। ठीक है, कब तक, जब तक ब्लीडिंग स्टॉप होता नहीं है तब तक। जो क्वालिटी ऑफ वाटर जो हमने कलेक्ट किया है उसको मेज़र करेंगे सिलेंडर के रिस्पेक्ट में, तो अपन को क्या मिल जाएगा, वाटर कंटेंट ऊपर का मिल जाएगा। बहुत सिंपल टेस्ट है, कोई टेस्ट में था भी नहीं, वाटर सैंपल लेने का। ठीक है, ऊपर जितना भी पानी आया वो पहले वाटर के साथ वेट लेने का। ठीक है, उसका
ऊपर जितना पानी कलेक्ट हुआ उसको बाहर निकाल लेने का पीपेट के द्वारा या उसके द्वारा, और उसका वेट ले लेने का, और उसके द्वारा अपन को डिफरेंस के द्वारा अपन को पता चल जाएगा कि भाई कितना वाटर कंटेंट का जो वेट है, कितना परसेंट पानी अपन को ब्लीडिंग हो रहा है। तो उसके ऊपर से अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इसमें आगे जाके ब्लीडिंग होगा कि नहीं होगा, और ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्या होता है? तो भाई हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज़ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। किस चीज़ की वजह से होता है तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर? तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर एक ब्लीडिंग की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है इनसफिशिएंट मिक्स की वजह से भी हो सकता है। फाइन मटेरियल, इनसफिशिएंट फाइन मटेरियल अपन यूज़ करें या ज़्यादा हैवी मटेरियल यूज़ कर ले सीमेंट से, जिसका सीमेंट अच्छी तरीके से बाइंड नहीं कर पाए, उसकी वजह से भी ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हमारे को देखने के लिए मिलता है। ठीक है। This is describe the area of surface that are coarse and stony। ये वो एरियाज हैं जहाँ जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं जो कोरोज होंगे और स्टोनी होंगे। ठीक है। इट मे बी कॉज बाय द इनसफिशिएंट फाइन मटेरियल इन द मिक्स, परहैप्स ड्यू टू द इनकरेक्ट एग्रीगेट ग्रेडिंग और पुअर मिक्सिंग। ठीक है। ये वो इनसफिशिएंट फाइन मटेरियल की वजह से मतलब वो क्या लेते हैं, ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर टेक प्लेस लेता है, जो परहैप्स इनकरेक्ट एग्रीगेट मिल जाते हैं, या जो उसकी एग्रीगेट की ग्रेडिंग ख़राब हो, या उसकी जो सैंपल उसकी जो मिक्सिंग हो बहुत पुअर हो। हनीकॉम्ब सरफेस में बी क्योर्ड बाय प्रेशरिंग ग्राउटिंग ऑफ सीमेंट स्लरी। ठीक है। जो हनीकॉम्ब सरफेस है वो क्योर हो सकती है किससे? अपने प्रेशर से। मतलब उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं, ग्राउटिंग कर सकते हैं उसके अंदर, या उसको भर सकते हैं, तो वो जो हनीकॉम्ब हमारा आया है वो हम सही कर सकते हैं। हनीकॉम्ब किसकी वजह से कॉज होता है? तो सबसे मेन वजह होती है, अगर पुअर ग्रेडिंग होती है उसके अंदर, तो उसकी वजह से वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कॉज हो सकता है। फिर हाई वाटर सीमेंट रेशियो अगर होता है तब भी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल सकता है। फिर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अच्छी तरीके से ना हो तब भी हमको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। फिर इम्प्रॉपर मिक्सिंग हो या इनसफिशिएंट कॉम्पैक्ट किया हो कंक्रीट के अंदर, तब भी हमको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और इसको रिड्यूस कैसे करेंगे? तो जो उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी कंक्रीट का वो रिड्यूस कर देंगे। ठीक है। उससे भी अपन को क्या बोलते हैं, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर परमेबिलिटी कंक्रीट की इंक्रीज़ कर देंगे, और कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट पे अपन थोड़ा ध्यान देंगे, तो अपना जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर अपन को देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम एड मिक्सचर्स की। ठीक है। अब एड मिक्सचर्स हम हमारे यहाँ पे देखा जाएंगे तो जो हमारे वर्केबिलिटी को एड मिक्सचर्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है जो एड मिक्सचर जिसको हम बोलते हैं सबसे पहला जो एड मिक्सचर होगा हमारा, अरे उसका नाम है अपना एयर एंट्रेन एंट्रेनिंग एजेंट। ठीक है। फिर दूसरा जो एड मिक्सचर है जिसका नाम अपन बोल सकते हैं वाटर रिड्यूसिंग एजेंट। और 3 एड मिक्सचर हैं। तीसरा जो एड मिक्सचर है उसका नाम है फाइनली डिवाइडेड मटेरियल। ठीक है। ये हमारे एड मिक्सचर्स के नाम है। सबसे पहला क्या नाम है एड मिक्सचर का? तो एयर एंटरिंग एजेंट। तो एयर एंटरिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? तो भैया नेचुरल वुड हो गया, जैसे कि वाइनसॉल रिजिन हो गई, एनिमल एंड वेजिटेबल फैट ऑयल हो गया, वाटर सॉल्यूबल सोप हो गया, या रिजिन एसिड हो गया, फिर वेटिंग एजेंट हो गया। ठीक है। एल्यूमिनियम पाउडर हो गया। ये सारे क्या होते हैं? एयर एंटरिंग एजेंट होते हैं।
ठीक है। इफेक्ट ऑफ एयर एंटरिंग एजेंट का क्या इफेक्ट रहता है, तो इफेक्ट ये रहता है कि भाई वो हमारी जो वर्किबिलिटी है वो इम्प्रूव करता है, ठीक है। हमारे जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो हमारे कंक्रीट की वो बढ़ाता है फ्रीजिंग और थ्रोइंग के टाइम पे, ठीक है। हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस कर देता है, जब वर्किबिलिटी बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। फिर परमेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है, फिर सेग्रीगेशन और क्या बोलते हैं ब्लीडिंग का इफेक्ट हमें कम मिलता है, और एल्कलाइन और एग्रीगेशन जो रिएक्शन होता है कंक्रीट का वो कम हो जाता है। तो ये जो जितने भी चीज़ हैं हमको एयर एंटरिंग एजेंट से मिलती है, ठीक है। अब वाटर रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, तो सबसे पहले वाटर रिड्यूसिंग के एग्जांपल्स क्या हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा और उससे वाटर रिड्यूस मिलेगा। सोडियम लिग्नो सल्फोनेट वो भी है, और एम्यूनम लिग्नो सल्फोनेट, ये जो तीन हैं वो हमारे वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि हम यूज़ करते हैं एज अ प्लास्टिसाइज़र भी अपन उसको यूज़ करते हैं, जो कि हमारे जो वाटर है वाटर की कंटेंट की कैपेसिटी है वो यूज़ कर देता है, वो जो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया आपको वाटर रिड्यूसिंग एजेंट उसके बारे में, वो अपन 0.1% टू 0.4% ही यूज़ करते हैं वेट ऑफ सीमेंट के अंदर। इसका जो डोज होता है वो वर्किबिलिटी को रिड्यूस मतलब वर्किबिलिटी को बढ़ाता है और वाटर को रिड्यूस करता है 5 से 15% तक, ठीक है। 5 to 15% तक वो क्या करता है, हमारा जो वाटर है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। हमारा जो वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है वो कितने तक पानी को रिड्यूस करता है, 5 से 15% तक, क्लियर। और कितना डोज है उसका, जो डोज है हम कितना यूज़ करते हैं, 0.1% से लेके 0.4% तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। ये हमारे वाटर रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हो गया। अब फाइन डिवाइडेड मटेरियल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फाइन डिवाइडेड मटेरियल कौन कौन से होते हैं, तो बेनिफॉइनाइट क्ले, फिर फाइन सिलिका, फिर फ्लाई ऐश, फिर हाइड्रेट लाइम, ये हमारे क्या हो गए, फाइन डिवाइडेड मटेरियल हो गए, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमारे जो वर्किबिलिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं, फिर जो हमारी ब्लीडिंग है उसको रिड्यूस कर देते हैं, और जो हमारी स्ट्रेंथ है, ये जो फाइन डिवाइडेड मटेरियल है वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है और लीन कंक्रीट बना के हमको प्रेजेंट करता है, ठीक है। वही चीज़ इसके अंदर लिखी है कि केमिकल एडमिक्सचर कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग वर्किबिलिटी, ठीक है। यूज ऑफ एंटरिंग एजेंट प्रोड्यूस द एयर बबल which act as sort of a ball bearing between the particles and increase the mobility, workability and decrease the bleeding segregation, ठीक है। एयर एंटरिंग एजेंट क्या करता है, एक बबल क्रिएट करता है जिसके होता क्या है, जो कि बेयरिंग का काम करता है, बबल्स बॉल बेयरिंग्स का काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते क्या, मोबिलिटी और वर्किबिलिटी को, ठीक है। द यूज ऑफ फाइन पोजोनल मटेरियल ऑल्सो हैविंग बेटर लुब्रिकेशन इफेक्ट एंड द वर्किबिलिटी। पोजोलैनिक मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया, जो प्लास्टिसाइजर, कैल्शियम, पोजोलैनिक मटेरियल, लाइम, ठीक है, ये सब पोजोलैनिक मटेरियल है, तो हम एज इसको एडमिक्सचर यूज़ करते हैं, क्लियर। तो भाई ये था आजकल का लेक्चर जिसके हमने आज पढ़ा कि भाई एडमिक्सचर्स क्या होता है और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं क्या बोलते हैं इसको, एडमिक्सचर्स को, और वर्किबिलिटी को बढ़ाते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि हनीकॉम स्ट्रक्चर क्या होता है और ब्लीडिंग इफेक्ट के बारे में जाना, और उसके टेस्ट किस तरीके से टेस्ट होता है वो हमने आज पढ़ा, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, कि कंक्रीट के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कि किस तरीके से प्रोडक्शन होता है उसका, उसके मिक्सिंग, बैचिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग और फिनिशिंग, क्योरिंग के बारे में हम कल स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा ये फ्रेश कंक्रीट का सेशन। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।